नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश की संसद में राजनीति का वो चेहरा देखने को मिला जिसका मुझे हमेशा इंतजार रहता है। आज पार्लियामेंट में सरकार के सबसे बड़े नेता ने विरोधी दल के नेता की संवेदना को याद करके आंसू बहाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद के 14 साल पहले कहे गए शब्दों को याद करके रो पड़े और विरोधी दल के नेता गुलाम नबी आजाद नरेंद्र मोदी की इस भावना को देखकर भावुक हो गए। उनके भी आंसू बह निकले। आज पूरी दुनिया ने देखा हमारे लोकतंत्र की बुनियाद कितनी मजबूत है। मोदी के आंसू ने हमारे लोकतंत्र को और ताकत दी। जिन लोगों के मन में नरेंद्र मोदी के लिए कड़वाहट थी, जो कहते हैं कि मोदी भावना शून्य है, मोदी निष्ठुर है, मोदी को सुख दुख से मतलब नहीं है, वो दिन रात सिर्फ राजनीति करते हैं, आज वो सारे लोग भी पार्लियामेंट में मेजें थपथपा रहे थे। प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू देखकर उन लोगों का गला भी भराया था। असल में आज लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आज राज्यसभा में आजाद साहब को फेयरवेल दिया जा रहा था। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। शब्द कम थे, भावनाएं ज्यादा थी, आवाज निकल नहीं रही थी, गला भर आया था, कई बार पानी पिया, लेकिन भावनाओं का जो ज्वार उमड़ा वो रुका नहीं। आंखों के रास्ते आंसू का समंदर बाहर निकल गया। देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता के लिए जो कुछ कहा, जिन बातों का जिक्र किया, ये बताने के लिए, ये समझने के लिए काफी है कि हमारे लोकतंत्र को न खतरा है, न था, न कभी होगा। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था। हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कालखंड में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा हो। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा, साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी,
उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया तो मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। जो लोग नरेंद्र मोदी को करीब से नहीं जानते, उन्हें मोदी की आंखों में आंसू देखकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नरेंद्र मोदी ऊपर से जितने सख्त दिखते हैं, दिल के उतने ही नरम हैं, इमोशनल हैं। हाँ, जब बात जिम्मेदारी की हो, फर्ज की हो, प्रशासन की हो, तो मोदी बहुत सख्त होते हैं, लेकिन जब बात रिश्तों की हो, जनता के दुख दर्द की हो, तो मोदी भावुक हो जाते हैं। मैंने कई बार उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं जब मैंने उन्हें भावुक होते देखा है। असल में मोदी ऐसे ही हैं जैसे आज वो राज्यसभा में दिखे। गुलाम नबी आजाद को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 साल पुरानी बात याद दिलाएंगे। जब मोदी का गला भराया, उस वक्त गुलाम नबी आजाद की आंखों में भी आंसू थे। सदन में सन्नाटा था, माहौल में इमोशन था। इसके बाद जब गुलाम नबी आजाद बोले तो उन्होंने बताया 14 साल पहले उस दिन क्या हुआ था, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया, जब उन्होंने मोदी को फोन किया और दोनों रोए थे। मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला, तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था, तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की, तो वही स्वागत होता। उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलतफहमी में न रहना। निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ वहां बस से, उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा
लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। मैं फौरन तुरंत जगह पे पहुंचा, लेकिन तब तक पुलिस ने वो हटा दिया था। फिर मैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, जहाज आया मी-8 उनको लेने के लिए। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहिर है सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए तैयार थे। हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता के। तो ये भावुक होने की जरूरी बात है। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जवान मारे गए, सिविलियन कई क्रॉस फायरिंग में मारे गए, हजारों हमारी बेटियां और माएं आज बेवा। शायद उनका पति किसी का मिलिटेंट भी, कई के मिलिटेंट होंगे, कई क्रॉस फायरिंग में मारे गए, लेकिन उसमें उनके बच्चों का क्या कसूर, उसके उनकी बेवाओं का क्या कसूर, वो भी हजारों की तादाद में। ये मिलिटेंसी जब खत्म हो जाएगी तो उनके बच्चे, उन बेवाओं, उनको भी रोजगार मिलेगा, वो भी इंसानों की जिंदगी बसर करेंगे। इसके लिए हमने सबने प्रयास करना, सरकार ने, विपक्ष में, और कोई हल निकालना है साहब कि हमारे कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। जिस घटना का जिक्र आज राज्यसभा में हुआ, जिस घटना को लेकर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू आए, जिसे लेकर गुलाम नबी आज़ाद की आंखों में आंसू आए, वो घटना 30 जुलाई 2007 की है। मुझे अच्छी तरह याद है। दहशतगर्दों ने अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया था। उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई थी। जब एयरफोर्स का प्लेन गुजराती टूरिस्ट को वापस लेकर जाने वाला था, तब गुलाम नबी आज़ाद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बच्चे रो रहे थे, परिवार वाले बिलख रहे थे। यतीम बच्चों को गोद में लेकर गुलाम नबी आज़ाद बहुत फूट फूट कर रोए। गुलाम नबी आज़ाद ने उस वक्त वापस गुजरात जा रहे टूरिस्ट से कहा था, वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। आज़ाद साहब ने रोते हुए हाथ जोड़कर उन परिवारों से माफी मांगी थी जिनके परिजनों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। आज़ाद साहब ने कहा था, सबको फ्रूट और फल देकर विदा करना चाहता था, लेकिन लाशों के साथ विदा कर रहा हूं, मुझे माफ कर दो। फल लेके भेजना चाहिए, लेकिन आपके बच्चों की लाशें भेज रहे, बहुत अफसोस है। हम सब माफ करना। 14 साल पहले जब जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद की आंखों में खून के आंसू टपके थे, वो आंसू दुख के थे, पीड़ा के थे, उनमें दर्द था और दहशतगर्दों के प्रति गुस्सा था। आज़ाद साहब के आंसू जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के थे, जो गुजरात के अपने भाई बहनों को बचा नहीं पाया था। लेकिन आज राज्यसभा में जो आंसू निकले,
वो संवेदना के थे, वो आंसू सम्मान के थे, भावना के थे, एक दूसरे के प्रति लगाव के थे, सरकार और विरोधी दल के एक दूसरे के प्रति भरोसे के थे। इसीलिए आज मोदी ने कहा गुलाम नबी आज़ाद भले ही राज्यसभा से रिटायर हो गए हों, लेकिन वो काम करते रहेंगे और मोदी उनकी मदद लेते रहेंगे। मोदी ने कहा कि भले ही गुलाम नबी राज्यसभा के मेंबर ना रहें, लेकिन प्रधानमंत्री के घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा। ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। मैं नरेंद्र मोदी को 40 साल से जानता हूं और गुलाम नबी आज़ाद को भी तब से जानता हूं जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मैं एक रिपोर्टर था। काफी घनिष्ठ संबंध हुए। मुझे पता है कि ये दोनों नेता भले ही सियासत के कितने भी चतुर खिलाड़ी हों, लेकिन जब बात आपसी रिश्तों की होती है तो नरेंद्र मोदी हो या गुलाम नबी आज़ाद, दोनों हमेशा अपना दिल हारने को तैयार रहते हैं। दोनों भावनाओं से भरे हैं, नरम दिल के हैं, दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकते। हो सकता है कुछ लोग कहें कि प्रधानमंत्री को इस तरह से आंसू नहीं बहाने चाहिए थे, रोना कमजोरी की निशानी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी चाहे प्रधानमंत्री हो, हैं तो इंसान, उनमें भी भावनाएं हैं और जब भावनाओं का समंदर में ज्वार उठता है तो उसका बह जाना ही अच्छा होता है। आज मोदी के आंसू निकले, गुलाम नबी आज़ाद के आंसू निकले, देश को पता चला कि हमारे नेता निश्चल हैं। नरेंद्र मोदी के सीने में एक दिल धड़कता है, वो विरोधियों का सम्मान करना जानते हैं और व्यक्तिगत रिश्तों को निभाना जानते हैं। विरोधियों की तीखी आलोचना को भूलना जानते हैं और जो अच्छा है उसे डंके की चोट पर अच्छा कहना जानते हैं। यही हमारे देश के लोकतंत्र की ताकत है, यही हमारी मजबूती है। यहां विरोध का मतलब दुश्मनी नहीं है, विरोध का मतलब बैर नहीं है। सबके लिए लोकतंत्र पहले है, देश सबसे पहले है। इसीलिए आज गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा वो मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं और उन्हें फक्र है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। दुनिया में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर, हिंदुस्तान से महफूज और कोई मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान ही जन्नत है। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले
30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत थे, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए, तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। लेकिन यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी मेजॉरिटी कम्युनिटी 10 कदम आगे बढ़ी। जो लोग देश में मुसलमानों को भड़काने की बात करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, उन्हें गुलाम नबी आज़ाद की बात सुननी चाहिए और ध्यान से सुननी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उन्हें गुलाम नबी आज़ाद की बात पर गौर करना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा वो जम्मू के उस इलाके से आते हैं जहां मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन उन्हें इस बात का गर्व है कि जब वो छात्र राजनीति में थे तो भी उन्हें 100% कश्मीरी पंडितों के वोट मिलते थे। आज़ाद साहब ने कहा कि वो जब जब कश्मीरी पंडितों के दर्द के बारे में सोचते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। वो चाहते हैं कि उजड़े आशियाने फिर बसें, विस्थापित कश्मीरी पंडित फिर अपने घरों को वापस लौटें। जब मैं कश्मीर में पढ़ता था तो सबसे ज्यादा वोट में यूनिवर्सिटी में जब जीत के आता था तो कश्मीरी पंडित मेरे सबसे ज्यादा लड़कियां वोट देते थे। दोस्त हैं आज वो बिखरे हुए, मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं उनसे मिलता, अपने क्लासमेट्स। ये उन कश्मीरी मेरे भाई पंडितों के नाम जिनके जो घर से बेकार हो गए, उन कश्मीरी बेवाओं के जो बेवाएं हुई हैं और बच्चे हुए और जो वहां से बिछड़ गए, उनके लिए शेर अर्ज करता हूं। गुजर गया, और ये हमारा जो आज मुद्दत खत्म हुई इसके लिए भी कह सकता हूं, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन था, आशियाना था। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन था, आशियाना था। न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता, घोंसला उजड़ गया। न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता, न पूछ थे 4 तिनके मगर नाम आशियाना तो था। तो हम उस आशियानियों को, आप दोनों यहां बैठे हैं, उसको फिर आशियाना बनाए जो इस वक्त उजड़ा हुआ है, उसके लिए हम सबको प्रयास करना। गुलाम नबी आज़ाद सच्चे देशभक्त हैं। जब वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, मैंने उन्हें आतंकवाद से बड़ी हिम्मत से मुकाबला करते हुए देखा है, बहुत करीब से देखा है। मुझे याद है एक दिन मैं श्रीनगर में उनके घर पर था, हम लंच करने के लिए टेबल पर बैठे ही थे, फोन आया, आतंकवादी हमला हुआ था। आज़ाद साहब का चेहरा अचानक गंभीर हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि स्पॉट पर जा रहा हूं, चलोगे? हम दोनों ने खाना छोड़ा। जहां गोलियां चली थी, धमाका हुआ था, जहां 2 आतंकवादियों की लाशें पड़ी थी, आज़ाद साहब उस स्पॉट तक पहुंच चुके थे। मैं उनके साथ वहीं खड़ा था। वो पुलिस वालों से समझ रहे थे कि क्या हुआ। अचानक गोलियों की आवाज आई, पता चला कुछ आतंकवादी पास की बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस ने जवाबी गोलियां चलाई। मैंने आज़ाद साहब के चेहरे की तरफ देखा, न कोई खौफ, न कोई डर। सिक्योरिटी वालों ने ऑलमोस्ट जबरदस्ती करके उन्हें गाड़ी में बैठाया, हमें वहां से जाने को कहा।
आजाद साहब ने उनसे कहा, ठीक है आप अपना काम करो, लेकिन कोई बचना नहीं चाहिए। उन्होंने पुलिस वालों से कहा, मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं, हिम्मत से लड़ो। आज भी वो मंजर याद करता हूं तो मुझे आजाद साहब को सलाम करने को जी चाहता है। उनके जैसे नेताओं ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए संघर्ष किया और पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के सीने में मौत का खौफ भर दिया। और आज ये देखकर गर्व होता है कि आज कश्मीर कितना बदल चुका है। आज दहशतगर्द किस तरह से खौफजदा है। आजकल कश्मीर के मुद्दे पर बात कम होती है, वहां से खून खराबे की खबरें कम आती हैं, क्योंकि अब कश्मीर में दहशतगर्दी आखिरी सांसें गिन रही है। आतंकवादियों के हौसले पस्त हैं, आतंकवादियों के आका डरे सहमे हैं। कश्मीर में हाल ही में 4G की सर्विस शुरू हो गई है। अब कश्मीर से गोलियों की आवाजें नहीं आती, छलनी पड़ी लाशों की तस्वीरों के बजाय फुटबॉल खेलते हंसते गाते बच्चों की तस्वीरें आती हैं। स्कूल बदले हैं, पढ़ाई करने का तरीका बदला है, कश्मीर में बदलाव हो रहा है। अब से पहले तक जो नेता, जो पार्टियां कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के खिलाफ आग उगलते थे, इसे कश्मीरियों के खिलाफ फैसला बताते थे, जो कहते थे कश्मीर हाथ से निकल जाएगा, आज पार्लियामेंट में जब उन नेताओं ने कश्मीर की सूरत हाल बयान की तो पार्लियामेंट ने सुना, देश ने जाना, कश्मीर बदल रहा है, वहां खुशहाली की बयार बहने लगी है, कश्मीर में बदलाव दिखाई दे रहा है। मैं आपको पीडीपी के सांसद मोहम्मद फयाज की बात सुनवाता हूं, आपको भी गर्व होगा। फयाज साहब ने अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा कि डेवलपमेंट कश्मीर तक पहुंच गया है, कश्मीर में तरक्की आने लगी है। जो हुआ वो कहना चाहिए सर, मैंने देखा है सर, जो उज्ज्वला स्कीम है या बाकी स्कीम है, मैं जब म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन था, हमें साल में 5 लाख रुपया मिलता था। आज हमारे जो लोग, मैं जब उनसे पूछता हूं, वो कहते हैं कि हमें 14 FC में 5 करोड़ मिले। जो हुआ वो कहना चाहिए सर। इसी तरह गैस का सर, कल तक हमारी जो लेडीज थी वो जंगल से लकड़ी लाती थी, जो ऊपर गाँव में है, आज उनके घरों में भी गैस है। जो काम हुआ वो कहना चाहिए सर। यहाँ पे हमारे पीयूष जी है, जेटली साहब थे, नड्डा साहब थे, जितेंद्र जी है, प्रधान जी है, सब उन्हें जब भी हम इनके पास गए अपने स्टेट के मसाइल लेकर, इन्होंने कभी हमें मना नहीं किया। अगर कुछ मना हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, वो हमारे स्टेट में जो हमारे लोग बैठे हैं, कोई ब्यूरोक्रेट या उनकी वजह से हुई। यहां से हमें कभी किसी चीज में मना नहीं किया, उसके लिए मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मीर मोहम्मद फयाज की बात सुनकर अच्छा लगा। अगर बीजेपी के नेता कश्मीर में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लोग शक की निगाह से देख सकते हैं, लेकिन ये तो पीडीपी के नेता हैं जिन्होंने कहा कि कश्मीर खुशहाली के रास्ते पर चल पड़ा है। अब वहां भी लोगों को गैस मिलती है, अब वहां महिलाओं की लाइफ बेहतर हुई है, वहां विकास के लिए ज्यादा फंड दिए जाते हैं। मुझे याद है उनकी पार्टी के लीडर महबूबा मुफ्ती ने कहा था, अगर आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं दिखेगा। एक और नेता ने कहा था कि खून की नदियां बह जाएंगी। पर आज कश्मीर में विकास की लहर दिखाई दे रही है, शुरुआत हुई है, स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें बेहतर बन रही हैं, लोगों को बिजली पानी मिले इसकी कोशिश शुरू हुई है, रोजगार मिले इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। कश्मीर में डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए, ये सबने माना। अब कश्मीर में जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत एक साथ देखने को मिल रही है। अब वो दिन जल्दी आएगा जब कश्मीर के लोगों को इस बात पर गर्व होगा कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। वहां भी मोबाइल फोन स्पीड से चलेंगे, वहां भी सिनेमा हॉल खुलेंगे, वहां भी नौजवानों के एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे में कुरान दिखाई देगी।
फिर से कश्मीरी पंडित बेखौफ होकर अपने घर लौट सकेंगे, अपने मंदिरों में जा सकेंगे। कश्मीर के मंदिरों में घंटियों की गूंज एक बार फिर सुनाई देगी। उस दिन ऐसा होगा, पूरे देश को इंतजार है और मुझे यकीन है ये दिन जल्दी आएगा। आज देश की संसद में लोकतंत्र का मजबूत चेहरा दिखा, विश्वास और भरोसे की दीवार दिखी, कश्मीर के विकास की बात हमने सुनी, वहां कैसे जमहूरियत ने लोगों के दिल जीते हैं ये देखा। लेकिन आज मैंने एक ऐसी तस्वीर देखी जो लोकतंत्र पर कालिक पोतने वाली, लोकतंत्र के चेहरे को दागदार करने की नाकाम कोशिश है। मैं आपको बता रहा था कि आज राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद जो विरोधी दल के नेता थे, उन्होंने जाते जाते बता दिया कि लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका है, विरोध का क्या मतलब है और विरोध का दायरा क्या होना चाहिए, उसमें कितनी शालीनता होनी चाहिए। लेकिन दुख है, उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के वर्कर्स ने एक ऐसी हरकत की जिसे देखकर तकलीफ हुई और गुस्सा भी आया। आजकल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को कोसने में लगे हैं। कोई तेंदुलकर से माफी मांगने की मांग कर रहा है, कोई तेंदुलकर को सरकार का एजेंट बता रहा है। और हद हो गई जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तेंदुलकर के कटआउट पर कालिक पोतने की कोशिश की, तेंदुलकर चेहरे पर मोबिल ऑयल डालने की कोशिश की। ये तस्वीरें केरल के कोच्चि की हैं, जहां कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सचिन की फोटो को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर का विरोध करने के लिए उनके कटआउट पर कालिक डाल रहे हैं। ये लोग सचिन के उस ट्वीट से नाराज हैं जिसमें सचिन ने विदेशी सेलिब्रिटी से भारत के इंटरनल अफेयर्स में दखल न देने को कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत के लोग हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आप बीच में दखल न दें। लेकिन कभी कभी ऊपर वाला भी खामोशी से इंसाफ कर देता है। तस्वीर में आप देखिए, तेंदुलकर की फोटो पर कालिक नहीं चिपकी। कांग्रेस के कार्यकर्ता सचिन की तस्वीर पर कालिक पोतने में कामयाब नहीं हुए, हुआ उल्टा, कांग्रेसियों की लुंगी काली हो गई, कालिक कांग्रेस के ऊपर भी पड़ गई। पता नहीं इसके बाद भी केरल में तेंदुलकर के ऊपर कीचड़ उछालने वाले नेताओं को अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं। भगवान भी उनके साथ नहीं था। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के नेता बार बार यही गलती कर रहे हैं। कल महाराष्ट्र सरकार ने भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। आज कांग्रेस और एनसीपी के नेता एक कदम आगे बढ़ गए। अब उन्होंने लता दीदी और लिटिल मास्टर सचिन पर यह दबाव बनाया कि वो किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट करें, किसान आंदोलन के पक्ष में बोले। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के सीनियर लीडर छगन भुजबल ने कहा, किसान आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, कई किसानों की मौत हुई है। ऐसे में लता जी को और तेंदुलकर को किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करना चाहिए। हमने तो पहले ही कहा, 2-2.5 महीने से ये सारी बातें जो है लोगों के सामने आ रही है। दुनिया भर के लोग जब ट्वीट कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो है ये जो हमारे जो कलाकार हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि उनके बोलने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है जो गवर्नमेंट के ऊपर भी और गवर्नमेंट चलाने वाले जो राज्यकर्ता मंत्री महोदय हैं उनके ऊपर भी। उनकी जो है जल्द वो कुछ कहते हैं तो सभी जो है उसके प्रति आदर से देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। उनको कहना था पहले ही, मगर नहीं कहे। अभी भी कोई समय तो गया नहीं, अभी भी तो खुलकर बोल सकते हैं कि भाई इसको जो इसका जल्द से जल्द हल ढूंढो, इतना तो कह सकते हैं। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के खिलाफ कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने शिकायत की थी। आज जब हमारे संवाददाता ने सचिन सावंत से पूछा कि अब लता जी को और सचिन को महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों से पूछकर ट्वीट करना होगा, तो उन्होंने कहा पूरा देश इन दोनों शख्सियतों से किसान आंदोलन के सपोर्ट की उम्मीद कर रहा है। कौन क्या ट्वीट करे क्या नहीं करे, ये कहने वाले या ये दबाव डालने वाले
आप कौन है, आप किस हक से कह रहे कि ये आप किसानों के लिए भी बात करें, उनके लिए ट्वीट करें? देखिए, ये तो भावनाएं अपनी अपनी रहती हैं कि जो भावनाएं किसान पूरी तरह से देश भर में आंदोलन कर रहा है, ऐसे वक्त में सेलिब्रिटीज़ को उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। तो ये अफसोस की बात है कि जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उसका खिलाफत करने की ताकत इनमें नहीं है। अफसोस की बात ज़रूरी है और बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि ये लोग किसानों की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करें। मुझे आश्चर्य है कि लता जी और सचिन महाराष्ट्र की जनता के दिलों में बसते हैं, तो भी शिवसेना के नेता संजय राउत कह रहे थे कि सभी को किसानों का समर्थन करना चाहिए। ट्वीट भी आज के जमाने का हथियार है, ऐसे में किसानों का साथ देना सबकी जिम्मेदारी है। किसानों के पक्ष में सभी ने ट्वीट करना चाहिए। ट्वीट छोड़ दीजिए, हमदर्दी रखनी चाहिए। ट्वीट को तो अभी का जमाने का हथियार बन गया है, लेकिन किसान और जवान जब देश के लिए लड़ते हैं, काम करते हैं, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के साथ खड़े रहे। शिवसेना के, एनसीपी के, कांग्रेस के लोगों की बात सुनकर मैं हैरान हूं। अगर तेंदुलकर और लता मंगेशकर देश की संप्रभुता की बात करें, ये कहें कि देश की अखंडता और एकता से कोई समझौता नहीं हो सकता, विदेशी लोग उसमें इंटरफेयर ना करें, तो उसकी तो जांच कराई जाएगी। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उन्होंने किसी के दबाव में तो नहीं ये ट्वीट किया। जैसे वो दूध पीते बच्चे हैं, कोई उनसे कुछ भी लिखवा सकता है। दूसरी तरफ यही नेता सचिन पर, लता दीदी पर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि वो किसानों के समर्थन में बयान दें। पूछ रहे हैं अभी तक क्यों नहीं दिया। अब वो जो दबाव बना रहे हैं उसकी जांच कौन करेगा? इस तरह के डबल स्टैंडर्ड राजनीति को खोखला बनाते हैं। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर अपमान न महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त करेगी, न देश इसे कभी स्वीकार करेगा। लता जी और सचिन को अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का उतना ही अधिकार है जितना राहुल गांधी को है, जितना उद्धव ठाकरे को है। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा की मेंबरशिप कांग्रेस के जमाने में दी गई थी। इन दोनों महान शख्सियतों को भारत रत्न का सम्मान भी कांग्रेस के जमाने में दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया तो फिर आज अपमान क्यों? कांग्रेस के नेताओं को देश के रत्नों का सम्मान करना सीखना चाहिए। महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसमें निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की गलती नहीं है, वो वही कर रहे हैं जो पार्टी के बड़े नेताओं ने उन्हें संकेत दिया है। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे पर वो लाइन फॉलो नहीं की जो राहुल गांधी ने तय की। कांग्रेस हाईकमान ने तो इल्जाम लगाया था कि लाल किले पर दंगाइयों को सरकार ने भेजा। यह कहा था तिरंगे का अपमान करने वाले सरकार के एजेंट हैं। लेकिन आज कांग्रेस के इस इल्जाम की हकीकत सामने आ गई। आज पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो लाल किले पर हुई हिंसा का मास्टरमाइंड था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने दीप सिद्धू को अरेस्ट किया। दीप सिद्धू पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था और वो अपनी लोकेशन बदल बदल कर लगातार फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर रहा था। पुलिस परेशान थी। आखिरकार पुलिस को पता लग गया कि दीप सिद्धू खुद वीडियो अपलोड नहीं करता, वो वीडियो शूट करके अपनी दोस्त को भेजता है। कैलिफोर्निया में मौजूद उसकी दोस्त वीडियोस को दीप सिद्धू की फेसबुक वॉल पर अपलोड करती थी। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पता लगाया कि दीप सिद्धू हरियाणा के करनाल में छुपा हुआ था। पुलिस ने उसे करनाल से पकड़ लिया। जिस वक्त पुलिस की टीम ने रेड की उस वक्त दीप सिद्धू पूर्णिया जाने की तैयारी में था। पूर्णिया जो बिहार में है, वहां दीप सिद्धू की वाइफ का घर है। स्पेशल सेल की टीम सिद्धू को गिरफ्तार करके दिल्ली ले आई है और दीप सिद्धू पर लाल किले में हिंसा भड़काने और माहौल खराब करने का मुकदमा चलेगा। जिस वक्त लाल किले पर एक अलग तरह का झंडा फहराया जा रहा था, दीप सिद्धू लाल किले से फेसबुक लाइव कर रहा था और लोगों को भड़का रहा था।
स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में करनाल से लगभग रात में 10:30 पौने 11 बजे के आसपास इसको अप्रेंट किया गया है, जिसको यहाँ लाया गया। इससे पूछताछ चल रही है। सर, लाल किले के अंदर देखा गया 26 जनवरी को ये वहाँ पर जो दंगा भड़काने वालों में सबसे आगे दिख रहा था दीप सिद्धू जो है, तो अभी तक उस जांच के अंदर क्या मामला सामने आया है? 1 लाख का रिवार्ड भी दीप सिद्धू के ऊपर था। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने? जो आप लोग देख रहे हैं और इससे वीडियो भी अपलोड हो रखे हैं जिसमें ये भड़काऊ भाषण दे रहा था। उसका जो रोल है, उसने एक बड़ी पब्लिक को भड़काऊ भाषण देकर और जो घटना हुई है लाल किले पर उसको अंजाम दिलाया है। उसमें ये केस में वांटेड है। सर, एक इसकी गर्लफ्रेंड की बात सामने आ रही है जो वीडियो अपलोड कर रही थी, उसके बारे में क्या जानकारी? अभी इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कहाँ से ये वीडियो अपलोड हो रहे थे? यूएस से अपलोड हो रही है, लेकिन अभी इसमें किसका क्या रोल है इसके बारे में कह नहीं सकते। दीप सिद्धू को 7 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ करेगी और उम्मीद है कि दीप सिद्धू से लाल किले पर जो हिंसा हुई थी उसके मामले में कुछ और एविडेंस मिलेगा, कुछ और किरदारों का पता चलेगा। ये क्लियर होगा कि 26 जनवरी की हिंसा में प्लानिंग किस लेवल पर हुई थी, कौन लोग इसके पीछे थे। अब हिंसा की साजिश करने वालों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। अब ये अपराधी पकड़े जा रहे हैं, एक एक करके पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि किसान संगठनों के नेता अभी भी कह रहे हैं कि लाल किले पर दंगाइयों को सरकार ने भेजा, सरकार आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच रही है, साजिश से सावधान रहना होगा। तो इनकी बात भी सुन लीजिए। एक मनोबल डाउन करने की कोशिश करी गई, कुछ बच्चों को लाल किले पर ले जाया गया। हम भी हर बार कहते हैं कि लब पार्लियामेंट में जाएंगे। पिछले 30 साल से 25-30 साल से कह रहे, हम भी 35 साल से कोई पार्लियामेंट में गया। एक बच्चे ने शाम को 7 बजे कहा और 13 घंटे में लाल किले के ऊपर वो झंडा, एक धार्मिक झंडा फहरा। कौन सी साजिश थी ये? इन साजिशों से बचना होगा हमको। हमको पंजाब और हरियाणा को तोड़ने की कोशिश करेंगे, सिख नॉन सिख को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की कोशिश करेंगे। छोटा बड़ा किसान का एक फंडा जाए है 2 दिन से कि छोटे किसानों की लड़ाई नहीं है, ये तो बड़ा किसान है जो ट्रैक्टर मार रहा। किसान का मनोबल डाउन करने की कोशिश करी गई, किसान के पगड़ी पे हाथ डालने की कोशिश करी गई। वो बर्दाश्त नहीं होगा। बहकावे में मत आना किसी के कि कोई सिख और नॉन सिख को बांटने की कोशिश करेंगे। वो जमाने चले गए। ये जो पार्टियां हैं ये तोड़ फोड़ में विश्वास करती है। ये गद्दियां जो सत्ता संभालते हैं इनका मकसद दूसरा होता है। ये सत्ता कैसे आप संभालते हैं वो अक्सर लोग जानते हैं। हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना, इनके चक्रों में नहीं फंसना। हम अपने आंदोलन पर ध्यान देना है, हम अपने खेत पर ध्यान देना है। अगर किसान संगठनों के नेता अपने आंदोलन पर ध्यान दें, अपने खेत पर ध्यान दें, धरने पर बैठे आवाज उठाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोकतंत्र में उनका यह हक है। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी जरूरी है कि दूसरे की बात भी सुनी जाए, एक दूसरे पर भरोसा किया जाए, बेवजह एक दूसरे की नीयत पर शक न किया जाए। जिन पुलिस के लोगों ने इन अपराधियों को पकड़ा, जिन पुलिस के लोगों ने लाल किले की शान में गुस्ताखी करने वालों को गिरफ्तार किया, वो पुलिस वाले भी किसान के ही बेटे हैं। उन पर भरोसा करना चाहिए और सच सामने आने का इंतजार करना चाहिए। किसान संगठनों और सरकार के बीच तकरार इसलिए खत्म नहीं होती, टकराव इसलिए बन रहा है क्योंकि भरोसे की कमी है। किसान संगठनों में ऐसे कई नेता हैं जो सरकार पर विश्वास करना नहीं चाहते, वो सरकार की बात पर यकीन करना नहीं चाहते और इसीलिए ये बात बनते बनते बिगड़ जाती है। मुझे लगता है किसान संगठनों के नेताओं को प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बात करने को तैयार हैं, संशोधन करने को तैयार हैं। किसानों की बात को संवेदना से सुनकर कानून में बदलाव करने को तैयार हैं। इसकी कोशिश किसान संगठनों को और सरकार को मिलकर करनी चाहिए। अब जरा बंगाल की सियासत की बात करें। अब तक ममता बनर्जी बंगाल में मुसलमानों के वोट के भरोसे रहती थी, लेकिन अब हालात ऐसे हुए कि बंगाल में ममता बनर्जी को भी हिंदू मंदिरों के नाम गिनवाने पड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावों में काफी वक्त है, लेकिन माहौल काफी गर्म है।
बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है और ममता बनर्जी की रैलियां लगातार हो रही हैं। आज जेपी नड्डा ने बीरभूम में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। बीजेपी का परिवर्तन रथ बीरभूम के 11 विधानसभा इलाकों में 350 किलोमीटर का सफर करेगा। इस तक बीरभूम की 11 में से 9 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी इस इलाके में शुरुआत करना चाहती है। आज जेपी नड्डा ने अपने दौरे की शुरुआत तारापीठ मंदिर के दर्शन से की। मां तारा का आशीर्वाद लिया और फिर तारापीठ के चिल्लर मठ से बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा को झंडी दिखाई। जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल में ममता दीदी की तानाशाही चल रही है, तुष्टीकरण चल रहा है, लेकिन अब परिवर्तन होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। क्या किया इन्होंने? तानाशाही, टोलाबाजी और तुष्टीकरण। जब मैं तानाशाही कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। अपने विपक्षियों को, उनके आवाज को रोकने का काम ममता जी ने किया। अब अगर मैं तुष्टीकरण की बात करूं तो आपके ध्यान में होगा, सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा हो तो उसको मनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मुहर्रम के लिए अच्छी बात है, मुहर्रम के लिए देना चाहिए मौका, लेकिन सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को भी नहीं रोकना चाहिए। राम जन्मभूमि का शिलान्यास था, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में शिलान्यास कर रहे थे, उस दिन यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया और उससे 5 दिन पहले मुहर्रम था, उस दिन इजाजत दे दी गई। यह है ममता जी की तुष्टीकरण और यह है परिवर्तन। मई महीने में परिवर्तन आएगा, ममता जी जाएंगी और कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी। ममता बनर्जी अच्छी तरह समझती हैं कि बीजेपी कहां चोट करना चाहती है, इसलिए अब वो बार बार खुद को पक्का सनातनी हिंदू बता रही हैं। आज बर्धमान में ममता बनर्जी की पब्लिक मीटिंग थी। यहां उन्होंने बंगाल के पुराने 108 मंदिरों के नाम दिए और कहा उनकी सरकार ने मंदिरों की हमेशा देखरेख की है। हिंदू धर्मेर अनेक इतिहास सम्पन्न এই এলাকা, আপনারা জানেন অম্বিকা কালনা, অম্বিকা মানে মা অম্বিকা, মা কালীর আরেক রূপ, মা দুর্গার আরেক রূপ। 108টা শিব মন্দির আছে কালনায়, আপনারা জানেন, খুব বিখ্যাত এবং সেখানকার রক্ষণাবেক্ষণের কাজও আমরা করেছি। রাজবাড়ি মন্দির ক্ষেত্রে আছে একত্রে অসংখ্য মন্দির। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় নির্মিত সারা পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মহাপ্রভু মন্দির এই কালনাতেই আছে। এছাড়াও আছে অসংখ্য মন্দির, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, লালজি মন্দির, প্রতাপেশ্বর মন্দির, মাইজির বাড়ি, শ্যামারানী রাধা মন্দির, গোপালবাড়ি মন্দির, অনন্ত বাসুদেব মন্দির, রূপেশ্বরী শিব মন্দির। মানে আমি এটাই বলতে চাইছি, সর্বধর্ম সমন্বয়ের এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা পীঠস্থান। बंगाल में बीजेपी ने बार बार ये कहकर कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं, उन्हें परेशान तो कर दिया है। 2016 में ममता ने सरस्वती पूजा पर पाबंदियां लगाई थी, ये याद दिलाते हैं। अब बसंत पंचमी आने वाली है, सरस्वती पूजा के मौके पर फिर से सियासत होगी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी संभल गई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने सरस्वती पूजा का मेगा प्लान बना लिया है। हुगली जिले की 18 असेंबली सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन करके बीजेपी को जवाब देंगे। तृणमूल कांग्रेस कुल 125 जगहों पर सरस्वती पूजा करवाएगी। ममता बनर्जी राजनीति की चतुर खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की सहानुभूति उनके साथ है, उनके वोट उनके साथ है, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि बीजेपी उनकी इमेज को हिंदू विरोधी न बना पाए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद उत्तराखंड में आई आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक अपडेट मैं आपको दूंगा। अब उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है उसका एक अपडेट ले लेते हैं। वहां से बुरी खबरें आने का सिलसिला जारी है।
अब तक 32 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। रेस्क्यू टीम्स ने अलग अलग जगहों से मलबे में दबे 6 शव बरामद किए हैं। अब तक कुल 32 शव मिले हैं। इनमें सिर्फ 8 की पहचान हो सकी है, 24 लोगों की पहचान बाकी है। अब भी करीब 170 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग कैटेगरी में गायब हैं। इनमें से 25 से 30 लोग तपोवन की टनल में पिछले 3 दिन से फंसे हुए हैं। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार सुरंग से मलबा हटाने की कोशिश कर रही हैं। 24 घंटे काम हो रहा है, लेकिन दिक्कत यह कि 130 मीटर अंदर जाने के बाद आगे का रास्ता ब्लॉक है। जहां से सुरंग में राइट टर्न लेना था, वो जगह मिट्टी और कीचड़ से भरी हुई है। इसलिए रेस्क्यू के काम पर काफी असर पड़ा है और स्पीड कम हो गई है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर ईश्वर से प्रार्थना की जा सकती है कोई चमत्कार करे और जो लोग टनल में फंसे हैं वो जीवित बाहर आए।